हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नौवीं कक्षा के अंतर्गत अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत हम मेन पॉइंट ही देखेंगे। देखते हैं वन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वनों का वर्गीकरण, फिर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र, चौथा वनों का उपयोग व संरक्षण, पांचवा राष्ट्रीय वन नीति, छठवा हो गया वन संरक्षण के जो सामुदायिक प्रयास किए गए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम वन। ठीक है, वनों के बारे में लोग अलग अलग धारणाएं बनाए हुए हैं। ठीक है, वनों का अलग ही महत्व होता है। कुछ लोग वन से डरते हैं, तो उनका कहना है कि वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू इत्यादि ये सब रहते हैं, इसलिए लोग क्या है डरते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जंगलों में अपना घर बसा के रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग वनों में छोटी छोटी झोपड़ी बसा के रह रहे हैं, जंगलों में रह के क्या छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लग गए, तो फलों को एकत्रित करके अपना पेट भरते हैं। तो कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जाकर चराते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जंगलों में पर्यटन के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग पेड़ को काट कर वहाँ खेत खदान या उद्योग संपत्ति करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वनों का अपना अलग अलग महत्व है। कोई लोग वनों से उद्योग वो करते हैं, जैसे कच्चा माल और इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता आदि मिलते हैं वनों से। ठीक है, तो जो आर्थिक क्या संसाधन माने जाते हैं। ठीक, तो लेकिन देखेंगे वनों के बारे में कोई विशेष परिभाषा तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो भी इसे वनों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहेंगे, वन कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे फिर हमें क्या वनों के बारे में किसी समझ को लेकर आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्या अधिकांश वनों में निम्नलिखित बातें हम देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, एक विशाल क्षेत्र। ठीक है, एक विशाल क्षेत्र मतलब वन की परिभाषा बता रहा है। एक विशाल क्षेत्र होता है वन, जो कई मीटर तक लंबा और कई मीटर तक चौड़ा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा पेड़ व अन्य वनस्पति। अन्य वनस्पति के लिए क्या आ जाएगा, घास, झाड़ियां, पौधे, लताएं और जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर उगते और बढ़ते हैं, मतलब अपने आप ही अन्यत्र जग जाते हैं, उसके हम क्या कहेंगे, वनस्पति। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम व्यापक जैव विविधता। ठीक है, जहाँ क्या होता है, विभिन्न तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति के रूप में प्रजनन करते हैं। ठीक है, जो व्यापक जैव विविधता कहेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा देखते हैं हम भारत में जंगलों में कई जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को क्या उन जंगलों के अनुरूप ढाल लिया है और जंगलों में काम करने से जो कम हस्तक्षेप करने की जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, वो बिना हस्तक्षेप के वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जंगलों से ही अपना जो जीवन है वो चला रहे हैं जनजातीय समुदाय। ठीक है, इस प्रकार से वनों को हम परिभाषित अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। उसके बाद देखते हैं हम वन कितने प्रकार के होते हैं और वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें वनों का वर्गीकरण देखा है जब से मनुष्य खेती करने लगा है क्या, और वहाँ गांव व शहरों में रहने लगा है, तब से वनों की कटाई क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो इलाके खेती खदान बगान उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे, वहाँ तेजी से वनों का सफाया हो गया। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत तक क्या वन उन्हीं इलाकों में बचे रहे जो खेती के लायक नहीं थे, जैसे पहाड़ी पथरीले दलदली इलाके। इन क्षेत्रों में जो खेती के लायक नहीं थे, उन्हीं क्षेत्रों में बस वन पाया गया। ठीक है, ये इलाके रहने लायक नहीं थे या आबादी के क्षेत्र से दूर माने जाते थे। ठीक, तो देखते हैं हम वनों का वर्गीकरण। तो वनों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, वनों की सघनता के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, वनों की तो सघनता के आधार पर वनों को जो इन श्रेणी में बांटा गया है, जैसे बहुत घने क्षेत्र घने वन हो गए, फिर घने वन, फिर खुली झाड़ियां या विकृत वन क्षेत्र आदि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण। पहला है, ठीक, वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है,
तो वन विभाग की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर वन को 3 वर्गों में बांटे। आरक्षित वन के अंतर्गत, ठीक है, शासकीय वन आते हैं जहाँ ना कोई पेड़ काट सकता है और ना जानवर चरा सकता है, ठीक है, ना घरेलू उपयोग के लिए कोई वनोपज वहां से ले जा सकता है। ठीक, हमारे देश में 54.4% वन इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कितने 54.4% वन क्षेत्र आते हैं। ठीक, और उसके बाद देखते हैं रक्षित क्षेत्र। रक्षित क्षेत्र इस प्रकार के वनों में क्या है, पशुओं को चराने, घास काटने, जलाओ लकड़ी बिनने, लघु उपज इकट्ठा करने की सुविधा क्या करती दी जाती है इसमें रक्षित वन में। ठीक, तो ये रक्षित वन जो है इसका जो प्रतिशत है 29.2% क्षेत्र रक्षित क्षेत्र पे वर्गीकृत है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा देखते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक, अवर्गीकृत वन कैसे कहेंगे, इनमें क्या है, पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है यहाँ पे अवर्गीकृत वन में। ठीक, तो इसमें क्या 16.4%, ठीक है, 16.4% जो है अवर्गीकृत वन क्षेत्र पाए गए हैं प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसमें 5 आधार किए गए हैं वर्गीकरण। ठीक, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन, तीसरा है कांटेदार झाड़ी वाले वन, चौथा है समुद्र तटीय वन और पांचवा है पर्वतीय वन। ठीक है, ये क्या है, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। पहले मैंने जो बताया वो प्रशासनिक वर्गीकरण है, शासन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और यही जलवायु के आधार पर वर्गीकरण भारत में किया गया है। ठीक, तो देखेंगे हम पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार के जो वन क्षेत्र हैं वो जहाँ साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा भी होती है। तो वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष कितना होता है, वहाँ 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर गर्मी और नमी मिलती रहती है। यहाँ अनेक तरह के पेड़ पौधे लताएं उगते और पाए जाते हैं। ठीक है, ये साल भर हरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते ही नहीं, नए पत्ते उनमें आते हैं। ठीक, इन वनों में जानवर बहुत कम पाए जाते हैं और भारत में इन ऐसे वन कहाँ, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप हो गया, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक ही सीमित है। यहाँ की वनस्पति बांस है, रेत, जामुन, गुजरन, सेमल, कंदल, शीशम, आम आदि जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम मानसूनी पतझड़ वन। ठीक, मानसूनी पतझड़ वन में क्या है, ठीक है, मानसूनी वन भारत में बड़े विशिष्ट वन है। इसमें क्या है, हमारे देश के लगभग कितने 70% वन इस प्रकार के वन है। ठीक, 70% पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ क्या है, गर्मी पड़ती है और साल भर कुछ महीनों ही वर्षा हो पाती है। ठीक है, साल भर नहीं, कुछ महीनों ही वर्षा वहाँ पे होती है। तो वर्षा की मात्रा कितनी होती है वहाँ, 75 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी बहुत कम ना और ना अधिक। ठीक, तो इन पेड़ों की पत्तियां क्या होती, चौड़ी होती है और ये पेड़ गर्मी में सूखे दिनों में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियां वहाँ गिरा देती हैं ताकि पत्तियों से होने वाले जो वाष्पीकरण को रोका जा सके। बाद में इन्हीं फिर से पत्ती क्या है, नई पत्तियां निकल आ जाती हैं। तो सूखे महीनों में पत्तियां झड़ने के कारण इनको पतझड़ वाले वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य में अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं। जो मानसूनी वनों को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, अधिक वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन। ठीक, ये बातें तो स्पष्ट हो जा रहा है। आर्द्र मानसूनी वन क्या है, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, और जो शुष्क मानसूनी वन है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वहाँ पे होती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कांटेदार झाड़ी वाले वन और समुद्र तटीय वन और पर्वतीय वन का हम अगले उसमें विस्तार से वर्णन करेंगे।